अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 22 दिसंबर 2019 और आज मैंने आपको संडे को दो एडिटोरियल तो यह है वो मैंने वीडियो शेयर कर दी थी और आज का ये तीसरा एडिटोरियल मैं भी शेयर कर रहा हूँ आपसे, वो है अनवाइज स्पोर्ट। अब इसका थोड़ा बैकग्राउंड ये है कि आपने देखा होगा कि जब मुशर्रफ को फांसी की सज़ा हुई थी तो उसके बाद बल्कि उससे पहले ये DGI इस पर की जानिब से बयान वगैरह आना स्टार्ट हो गए थे इनकी सपोर्ट में। तो ये उस हवाले से बात कर रहे हैं कि आर्मी को जो है वो इसको ये देखना चाहिए कि जी एक इंडिविजुअल को सज़ा हुई है, ना कि ये कि जी ये इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला है। तो इसमें उन्होंने कह रहे हैं कि पूरा जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है आर्मी को वो देखना चाहिए। ठीक है, इसमें मसले होंगे, ख़ासतौर पे जो जजमेंट में भी जो इन्होंने वर्डिंग्स यूज़ कर दी थी, लेकिन इन्होंने कहा उसके बाद भी जो है इनको आर्मी का जो इंस्टीट्यूशन है उसे ये देखना चाहिए कि वो कहीं अनवाइज तो सपोर्ट नहीं कर रहा इसको, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल है और जो इंस्टीट्यूशन होता है वो पहले होता है, ना कि आप एक इंडिविजुअल की सपोर्ट में इतना आगे चले जाओ कि बगैर सोचे समझे आप उसकी सपोर्ट करो। तो ये इस हवाले से बयान किया गया है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। It is difficult to disagree with the former Supreme Court Chief Justice Asif Said Khosa's blunt words on the eve of his retirement on Friday. उनका ये मुश्किल है कि उससे क्या है इख्तलाफ किया जाए किससे विद फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस हैं आसिफ सईद खोसा। उनके क्या हैं ब्लंट वर्ड्स। ब्लंट वर्ड्स होते हैं जो आप बिल्कुल जो आप कह दो ना, ब्लंट आप ढके चुके लफ्ज़ों में ना कहो, जो चीज़ आप समझ रहे हो उसको डायरेक्ट कह दो, तो उसको हम कहते हैं कि आपने ब्लंटली कोई चीज़ कह दी है। तो यहाँ भी वो बात कर रहे हैं कि आप इख्तलाफ नहीं कर सकते उससे, जो कि हमारे साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आसिफ सईद खोसा ने कहे थे। कब कहे थे? ऑन द ईव ऑफ हिज रिटायरमेंट का मतलब ये होता है कि जिस तरह अगर कल रिटायरमेंट है तो उससे एक दिन पहले शाम को ऑन द ईव, जिस तरह ऑन द ईव ऑफ समथिंग, इमीडिएटली प्रायर टू समथिंग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रायर टू रिटायरमेंट, यानी कल रिटायरमेंट है तो उससे पहले रात को आप जो कोई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ कह दो तो उसको हम कहेंगे ऑन द ईव ऑफ। तो यहाँ पे आगे भी मैं आपको दिखा दूँ कि ऑन द ईव ऑफ समथिंग, इमीडिएटली प्रायर टू समथिंग, जस्ट बिफोर समथिंग, समथिंग लिटरली मीनिंग ऑन द इवनिंग बिफोर समथिंग। मिलिटेंट्स अटैक द, और इसकी एग्जांपल अगर हम देख लें कि मिलिटेंट्स अटैक द एम्बेसी ऑन द ईव ऑफ द एनिवर्सरी ऑफ द हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट, कि जिस दिन उनकी एनिवर्सरी थी तो उससे पहले मिलिटेंट्स ने क्या किया, वो अटैक किया एम्बेसी को ऑन द ईव ऑफ एनिवर्सरी, यानी कि एक दिन पहले। तो यहाँ भी ये बात करें जब उन्होंने रिटायर होना था तो एक दिन पहले उन्होंने ये बातें कहीं ब्लंटली, उससे कोई डिसएग्री नहीं कर सकता। और उन्होंने क्या कहा, मिलिशियस कैंपेन। मिलिशियस क्या आ जाता है? मिलिशियस हमारे पास आ जाता है कि आप किसी चीज़ को बदनाम कर रहे हो ना, और यहाँ पे किसको बदनाम करने की बात कर रहे हैं? जुडिशरी को। का एक मिलिशियस कैंपेन स्टार्ट हो गई है। ही कंटेंडेड कि उसने ऐसा कहा, दावा किया कि उन्होंने कहा कि इस तरह की एक मिलिशियस कैंपेन स्टार्ट हो गई है। ही कंटेंडेड हैड बीन लॉन्च टू मेलाइन द जुडिशरी, के जो इसके कि क्या किया जा सके उसको मेलाइन करने के लिए, जुडिशरी को, अदलिया को बदनाम करने के लिए उन्होंने कहा एक इस तरह की क्या कैंपेन स्टार्ट हो गई है, ऐसा कहना था आसिफ सईद खोसा का। इन द वेक ऑफ द स्पेशल, और कब हुई है? इन द वेक होता है हमारे पास किसी चीज़ के होने के बाद, और यहाँ पे क्या चीज़ हुई है? स्पेशल कोर्ट का डिसीजन आया है। तो इन द वेक ऑफ द स्पेशल कोर्ट्स वर्डिक्ट, उनका जजमेंट आई थी, तो उसके बाद ये अदलिया को बदलाव करने की कोशिशें उनका स्टार्ट हो गई हैं, डिक्लेयरिंग। और उसमें क्या हुआ था उस स्पेशल कोर्ट के वर्डिक्ट में, जिसके बाद से ये अदलिया को बदनाम करने की एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला स्टार्ट हुआ। तो उसमें क्या हुआ था, जनरल परवेज़ मुशर्रफ को मुर्तकिब ठहराया गया था हाई ट्रीजन का, और उसमें उनको क्या है फांसी की सज़ा हुई थी। मच अगलीनेस हैज़ इंडीड बीन स्प्यूड इन पब्लिक ओवर द पास्ट फ्यू डेज अगेंस्ट द थर्ड पिलर ऑफ द स्टेट। उन्होंने कहा बहुत कुछ जो है वो कहा गया है उसमें, कहाँ पे? पब्लिक में। जिस आप कह लें कि जी पास्ट फ्यू डेज अगेंस्ट थर्ड पिलर, उनका ये तीसरा सतून है हमारे पास स्टेट का, उसके खिलाफ बहुत कुछ कहा गया कुछ दिनों में इस जजमेंट के स्पेशल कोर्ट के ऑर्डर के आने के बाद। और उसके बाद उसमें क्या क्या शामिल था? इंक्लूडिंग वेल्ड एक्विजिशंस। एक चीज़ होती है ना कि आप डायरेक्ट किसी को चीज़ इल्ज़ाम लगा दो, एक बात चीज़ होती है ढके छुपे लफ्ज़ों में आप किसी को इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करो। यहाँ भी यही बात करें कि इंक्लूडिंग वेल्ड एक्विजिशंस, कि उस पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया ढके छुपे अल्फाज में, डैट इट इज़, और इट किसकी बात हो रही है? ये हमारी जुडिशरी की। डैट इट इज़ प्लेइंग इनटू द हैंड्स ऑफ दोस्त, कि ये उन लोगों के हाथों का क्या वो बने हुए हैं, आलाकार बने हुए हैं, सीकिंग टू सो इंटरनल डिस्कॉर्ड, जो कि कानूनी तौर पे इख्तलाफात
आप कह लेना कि इंटरनल डिस्कॉर्ड का वो अंदरूनी तौर पे इख्तलाफात कराना चाह रहे हैं आपस में। तो इस तरह वो कह रहे हैं कि जुडिशरी जो है कि वो अपना रोल अदा नहीं कर रही और जो है वो अंदरूनी तौर पे इंतशार फैलाना चाह रही है। आप ये ज़्यादा वर्ड बेहतर रहेगा कि इंतशार फैलाना चाह रही है जुडिशरी इस डिसीजन के बाद। बिटवीन द लाइंस, अब बिटवीन द लाइंस ये होते हैं कि अगर हम इसको मैं दिखा देता हूँ कि जो रीड बिटवीन द लाइंस इज टू लुक फॉर और अंडरस्टैंड अ हिडन मीनिंग। कि कोई चीज़ जो है ना, आप बातों में कोई गैस करो, कोई बयान कर रहा है, कोई स्पीच दे रहा है या क्या चीज़, और वो चीज़ डायरेक्ट ना कहे और आप उसकी बातों से अंदाज़ा लगाओ ना, तो आप कहते हो कि रीड बिटवीन द लाइंस इज़ टू लुक फॉर अंडरस्टैंड अ हिडन मीनिंग। कि आप जो असल में एक बात है ना वो कहो, उसकी ज़ाहिरी बातों पे अपीयरेंस पे ना जाओ, मफहूम उसका जानने की कोशिश करो। इन्फॉर्मेशन और एन इम्प्लाइड मैसेज, और इसमें क्या कहते हैं इम्प्लाइड मैसेज, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें डायरेक्ट मैसेज नहीं होता टू रीड बिटवीन द लाइन्स में। इम्प्लाइड मैसेज आप गैदर करने की कोशिश करते हो कि अगला बंदा के असल मकसद क्या है। दैट इज़ नॉट एक्चुअली स्टेटेड और ऑब्वियस फ्रॉम आउटवर्ड अपीयरेंस। व्हेन यू रीड बिटवीन द लाइन्स यू आर नॉट टेकिंग समवन एट फेस वैल्यू। यानी कि जब आप कोशिश कर रहे होते हो कोई चीज़ रीड करो बिटवीन द लाइंस, तो आप उस अगले की फेस वैल्यू नहीं देख रहे होते, असल मफहूम जानने की कोशिश कर रहे होते हो कि किस पैरा में बंदा ये बात कर रहा है। अब आगे बात करें, बिटवीन द लाइंस वन कैन ऑल्सो परसीव अ प्रॉमिस ऑफ थिंग्स टू कम इफ इंस्टीट्यूशनल रिजर्व्स ऑफ रिस्ट्रेंट रन ड्राई। उन्होंने कहा हम ये भी देख सकते थे कि उनकी जो बातचीत थी कि उसमें अगर तो ये इदारा है रिजर्व्स ऑफ रिस्ट्रेंट के अब अपने आप को कंट्रोल ना करे, रन ड्राई, तो क्या हो सकता है कि आगे किस हालात जो है किस नहज पे पहुंच जाएंगे। क्योंकि अभी तो उन्होंने सिर्फ कहा कि जी ढके छुपे लफ्ज़ों में का लोग अदलिया को बदनाम को करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें यह था कि अब अगर इसको नहीं करते, क्यों रिस्ट्रेन नहीं करते अदलिया, तो उसमें कहा हम देख सकते थे कि आगे क्या क्या मुश्किलात हो सकती हैं। और उसमें उन्होंने कहा कि इवन द अटॉर्नी जनरल एंड ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हिमसेल्फ, उनका जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने भी क्या कहा, हैज़ नॉट हेल्ड बैक, मतलब कि अपने आप को रोका नहीं, कह दिया जो कहना चाह रहे थे, हैज़ नॉट हेल्ड बैक फ्रॉम एडिंग टू द टॉक्सिसिटी। और उसमें जो थे हमारे पास, तो उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि इट इज़ एन इंटायरली नीडलेस एंड मैन्युफैक्चर्ड क्राइसिस, कि ये बिल्कुल ये खुद से बनाया गया क्या है, एक नीडलेस है जिसकी ज़रूरत नहीं है, एंड मैन्युफैक्चर्ड क्राइसिस, के ये क्राइसिस जो है उसको बनाया गया है नहीं, लेकिन इसको क्या है इस तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है, बट वन दैट कैन स्टिल बी डिफ्यूज विदाउट डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस। उन्होंने कहा ठीक है ये अगर बन भी गया कोई क्राइसिस, लेकिन इसको क्या है डिफ्यूज किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है विदाउट डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस। डिजास्टर्स क्या होता है, जिसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हों उसके नतीजे के तौर पर ना। उन्होंने कहा इसको बगैर डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस के इस सारे क्राइसिस को ख़त्म किया जा सकता है। फॉर डैट टू हैपन, उन्होंने कहा लेकिन अगर ये ऐसा होना है तो फिर क्या होगा, हाउ द सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट यानी फौज की जानिब इशारा है, मस्ट व्यू द फॉर्मर मिलिट्री डिक्टेटर्स कन्विक्शन थ्रू अ मोर डिटैच्ड लेंस। लेकिन उन्होंने कहा ये उसकी कन्विक्शन हुई है, उसकी फांसी की सज़ा हुई है, उसको क्या एंड इन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, उसको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, उसको बिल्कुल पर्सनल नहीं ले लेना चाहिए कि जी ये आर्मी पे अटैक है, ये एक इंडिविजुअल पे को सज़ा हुई है जिसने आइन तोड़ा था आर्टिकल 6 के तहत। इट्स डीप डिस्प्लेयर ओवर द कन्विक्शन वाज क्लियर फ्रॉम द वेरी आउटसेट। उन्होंने कहा इनके जो बड़ी नाराज़गी का इजहार किया गया था इसकी सज़ा पे, तो वाज क्लियर फ्रॉम द वेरी आउटसेट। उन्होंने कहा बिल्कुल शुरू से उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया था कि वो बिल्कुल खुश नहीं है आर्मी इस फैसले से। इन द ISPR स्टेटमेंट प्रोफेसिंग पेन एंड एंग्विश, और जो ISPR की स्टेटमेंट आई थी उसमें भी उन्होंने क्या शो किया था, पेन और एंग्विश, इवन बिफोर द डिटेल्ड वर्डिक्ट केम आउट। ये तो डिटेल्ड वर्डिक्ट में था ना कि इसको डी चौक पे लटकाओ 3 दिन के लिए, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने कहा कि जो ISPR था उन्होंने अपनी जो है नाराज़गी का इजहार कर दिया था। which was then also excoriated in a belligerent press by the DG ISPR। excoriated क्या होता है हमारे पास, क्रिटिसाइज समवन सिविली, आप किसी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करो ना तो उसमें हम कहते हैं एक्सकोरिएटेड। तो उन्होंने कहा कि जब डिटेल वर्डिक्ट आ गया तो फिर तो ज़ाहिर है उनके पास मौका भी आ गया कि जिस तरह की वर्डिक्ट इस्तेमाल हो गई थी, तो उन्होंने कहा उसको बड़ा क्रिटिसाइज़ किया उन्होंने। इन बेलेजरेंट प्रेशर पर DG ISPR की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया गया इस पूरी जजमेंट पे। जस्टिस वकार अहमद सेज मैकाब्रा प्रोवाइजो इन एन अदरवाइज वेल रीजन ओपिनियन हैज़ प्रोवाइडेड अ रेड हेरिंग विद विच टू ऑब्फस्केट द ऑपरेटिव पार्ट्स ऑफ द जजमेंट। उन्होंने कहा ये थे जस्टिस वकार अहमद, और इसमें इन्होंने क्या किया था, वैसे तो इनकी जो जजमेंट थी वो वेल रीजन थी, लेकिन उन्होंने जो प्रोवाइजो ऐड कर दिया था ये डी चौक वाला लटकाने वाला,
तो इसमें कि जी 3 दिन तक लाश जो है लटकाई जाए अगर ये पहले मर जाए फांसी से पहले मुशर्रफ। तो उसमें उन्होंने कहा, इसने क्या किया, हैज़ प्रोवाइडेड अ रेड हेरिंग। तो इसने प्रोवाइड कर दिया, रेड हेरिंग होता है समथिंग दैट मिसलीड्स और डिस्ट्रैक्ट्स फ्रॉम रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि अब मेन चीज़ तो ये थी कि भाई उसने आइन तोड़ा है, सही सज़ा हुई या नहीं हुई है, लेकिन वहाँ से हट के क्या हुआ, वो बात शिफ्ट हो गई सारी कि ये वर्डिंग्स इस्तेमाल हुई हैं। तो हैज़ प्रोवाइडेड अ रेड हेरिंग कि आप असल मकसद से हट के जो है वो दूसरी तरफ चले गए, विद विच टू ऑफिस्केट ऑपरेटिव पार्ट्स ऑफ द जजमेंट। और इस वजह से जो है वो बिल्कुल क्या हो गया, मिस्टिफाई, पजल, बिविल्डर, तो वो बिल्कुल अलग बात हो गई। जिस तरह अगर आप देखें ना कि एक चीज़ तो इन्होंने जजमेंट आई थी उसके अंदर उन्होंने ये प्रोवाइजो ऐड कर दिया, तो उससे क्या हुआ, ऑफिस्केट ऑपरेटिव पार्ट्स ऑफ द जजमेंट, तो उसने बिल्कुल क्लैरिटी फिर नहीं रही ना ऑपरेटिव पार्ट्स ऑफ द जजमेंट में, क्योंकि आप वहाँ से हट के, जजमेंट से हट के आप उसके प्रोवाइजो पे चले गए। द फैक्ट इज़ मिस्टर मुशर्रफ हैज़ बीन कन्विक्टेड अंडर आर्टिकल 6। उन्होंने कहा यो फैक्ट है, हकीकत है कि मुशर्रफ को जो है वो सज़ा दी गई है आर्टिकल 6 के तहत, विच डिफाइंस, और वो किस क्या उसमें कंडीशंस हैं कि डिफाइंस एब्रोगेटिंग, सबवर्टिंग, सस्पेंडिंग और होल्डिंग इन अबेंस द कॉन्स्टिट्यूशन एज हाई ट्रीजन। और जिसमें ये बताया गया है कि ये हाई ट्रीजन के ज़ुमरे में आते हैं कि जब आप आइन को क्या करो, एब्रोगेट करो, सबवर्ट करो, सस्पेंड करो और होल्ड इन अबेंस करो, तो ये किस ज़ुमरे में आते हैं, हाई ट्रीजन में। और दीज एक्शंस एज वी ऑल आर सैडली टू अवेयर, और ये सारे एक्शंस जो हैं वो हम सब जानते हैं, आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द कू मेकर्स हैंड बुक। तो ये असल में मसला ये है कि ये सारी चीज़ें तो निकाल ऐसे पहले भी हो चुके हैं, कू हमारे पहले नहीं था, मुशर्रफ ये लेके आए, इससे पहले भी तो आए हुए थे। बाय अनवाइजली कॉन्फ्लेटिंग द इंडिविजुअल विद द इंस्टीट्यूशन इन द प्रेजेंट केस। कॉन्फ्लेटिंग होता है कि आप दो चीज़ों को साथ मिला दो, कंबाइन टू और मोर सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट, आइडियाज एक्सेट्रा इनटू वन। तो उन्होंने क्या चीज़ें मिला दी, इदारे को, आर्मी का जो है इदारा उसे, और जो जनरल है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ इंडिविजुअल, उसको तो मिला दी। उन्होंने कहा ये अनवाइजली, कि ये अक्लमंदाना फैसला नहीं था कि आप दोनों को साथ मिला दो कि नहीं जी ये इस पे आर्मी पे जो है वो अटैक है, ये जो इसका डिसीजन आया है। तो उन्होंने कहा अनवाइजली कॉन्फ्लेट कर दिया, दोनों को मिला दिया, किसने, इंडिविजुअल को, और किसके साथ, इंस्टीट्यूशन के साथ। इन द प्रेजेंट केस इज द सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट बाय एक्सटेंशन ऑल्सो डिक्लेयरिंग इट्स सपोर्ट फॉर मिलिट्री डिक्टेटर्स ज़ियाउल हक एंड अयूब खान हु रिसीव्ड पावर फ्रॉम इलेक्टेड गवर्नमेंट्स एंड याह्या खान हु ओवरसॉ द ब्रेकअप ऑफ द कंट्री। उन्होंने कहा ये उन्होंने यो गैर दानिशमंदाना तरीके से यो इसको मिलाया है इंडिविजुअल को और इंस्टीट्यूशन को। तो क्या यो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है हमारी, उसने ये डिक्लेयर कर दिया, अपनी सपोर्ट शो कर दी है, किसके लिए, मिलिट्री डिक्टेटर्स के लिए। कौन से, ज़ियाउल हक और अयूब खान, क्योंकि ज़ाहिर है काम तो मुशर्रफ ने वही किया है, यो हमारे पास ज़ियाउल हक और अयूब खान ने भी किया था। तो अब अगर इसको अगर डिफेंड कर रहे हैं तो क्या इनडायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं कि यो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो ज़ियाउल हक और अयूब खान जो है उसकी भी जो उनके एक्शंस थे उनको भी सपोर्ट कर रही है, ये सवाल पूछा है एडिटोरियल के तहत। और उसमें क्या हुआ था, याह्या खान और उसने क्या किया था, ज़ियाउल हक ने, हु ओवरसॉ द ब्रेकअप ऑफ द कंट्री, और साथ उन्होंने पहले ज़ियाउल हक अयूब खान की बात की और साथ कह रहे हैं याह्या खान हु ओवरसॉ, यानी कि जिसने एडमिनिस्टर किया था किसकी, ब्रेकअप ऑफ द कंट्री। तो उन्होंने कहा क्या इन तीन लोगों को भी जो है वो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो क्या कर रही है कि अपनी सपोर्ट उनके लिए दिखा रही है, क्योंकि ज़ाहिर है मुशर्रफ ने वही काम किया जो उन्होंने किया है। तो अब अगर उसको सपोर्ट कर रहे हैं अनवाइजली तो फिर इनको हमें ये समझना चाहिए कि इनको भी इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। If the as the DGISPR said, उन्होंने कहा जिस तरह DGISPR ने कहा कि that country comes first, कि मुल्क पहले आता है, and the institution second, और इदारे बाद में। This is the time to demonstrate, और अब ये वक्त आ गया ये साबित करने का, सिर्फ कहने का नहीं कि जो है हमारा मुल्क वो पहले आता है और इदारे जो हैं वो बाद में आते हैं। For its part, the judiciary has travelled a long way from validating extra-constitutional acts on the pretext of doctrine of necessity, first employed in 1954, the then Chief Justice Mohammed Munir। उन्हें कहा अगर हम जुडिशरी की बात करें तो इट हैज़ ट्रैवल्ड अ लॉन्ग वे, यानी कि बहुत इसमें चेंज आया है। किस चीज़ में कि पहले तो इन्होंने क्या किया था कि जुडिशरी ने ही वैलिडेट किया था एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स थे डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के तहत, नज़रिए ज़रूरत के तहत 1954 में किसने किया था, ये मोहम्मद मुनीर ने ये किया है, वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक्ट्स थे उनको वैलिडेट कर दिया था। तो उसके बाद क्या कह रहे हैं, और उसके बाद एक तब हुआ था, और उसके बाद 2011 में इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस जो थे उस टाइम पे, तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया था, वाउड द जुडिशरी। तो उस टाइम पे उन्होंने वाउड होता है हमारे पास, solemnly promised to do a specified thing,
स्वेयर आ जाता है। तो उन्होंने कहा उस टाइम उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जुडिशरी जो है वुड नो लॉन्गर एंडोर्स मिलिट्री टेक ओवर्स, कि उसको एंडोर्स नहीं करेगी मिलिट्री टेक ओवर्स को, यानी कि हिमायत नहीं करेगी मिलिट्री टेक ओवर्स को। एंड स्पेशल कोर्ट्स वर्डिक्ट कैन बी सीन एज एन एम्फेटिक रीअसर्शन ऑफ दैट प्लेज। और ये स्पेशल कोर्ट का डिसीजन आया है, तो उसको हम ये कह सकते हैं कि ये एम्फेटिक है रीअसर्शन। एक चीज़ होती है असर्शन, अब चीज़ कोई कहना, और वही चीज़ दोबारा होता है, हम उसको कहते हैं रीअसर्ट करना, तो इसको हम रीअसर्शन कह सकते हैं उस प्लेज का। इवन पार्लियामेंट डिस्पाइट ब्रीफ अनइंटरप्टेड Even Parliament's brief interrupted periods of civilian rule has shown a latent capacity to understand the real issues that confront us. उन्होंने कहा पार्लियामेंट को भी जो है उसने ये शो किया है, उसने ये दिखाया है कि अब वो उसने समझ लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया है कि क्या ये रियल इश्यूज़ हैं जो जिनका हमें सामना है, डेट कन्फ्रंट अस। फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पे द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेटर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। मिसाल दे रहे हैं किस चीज़ की, इसकी हमारे पास सूबाई खुद मुख्तारी की। Our security establishment must reflect upon its constitutionally mandated role। उन्होंने कहा हमारा जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उसको क्या रिफ्लेक्ट अपॉन, मतलब उसको देखना चाहिए, ये उनको कॉन्स्टिट्यूशन आइनी तौर पे ये उनका मैंडेटेड रोल, ये उनको दायरा कार दिया गया है जिसमें रह के उन्होंने काम करना है। उन्होंने कहा उसे वो देखना चाहिए। द कंट्री इज़ बेस्ट सर्व बाय रिस्पेक्ट फॉर इंस्टीट्यूशनल बाउंड्रीज। उन्होंने कहा कंट्री जो है इज़ बेस्ट सर्व बाय रिस्पेक्ट, के वो उसके वो करे, रिस्पेक्ट करे किस चीज़ की, इंस्टीट्यूशनल बाउंड्रीज, जो आइनी हदूद हैं उनकी जो है वो पासदारी करे, तो तभी मुल्क मफाद में होता है। डेट इज़ द पार्ट टूवर्ड्स पीपल सेंट्रिक रादर दैन द सिक्योरिटी सेंट्रिक पॉलिसीज़। और उसके लिए क्या है, पीपल सेंट्रिक पॉलिसीज़ हों, ना कि सिक्योरिटी सेंट्रिक पॉलिसीज़। और इसमें क्या ट्रू नेशनल इंटरेस्ट, जो कौमी मफाद जो है वो किस में है, लाइज इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, और वो है कि हम किस तरह जमहूरियत को मजबूत करें विद सिक्योरिटी कंसिडरेशंस द बुलवॉक रादर देन दिस सेंटरपीस इन दिस ऑब्जेक्टिव। और इस सिलसिले में जो हमारे पास सिक्योरिटी कंसिडरेशंस है वो हमारे पास इन एडिशन टू होनी चाहिए रादर देन सेंटरपीस, यानी कि हम सिर्फ उस चीज़ को, सिक्योरिटी कंसिडरेशंस को फोकस करें, वो एक बुलवॉक के तौर पे इन एडिशन होनी चाहिए। मेन चीज़ जो है हमारा वो फोकस किस में होना चाहिए इस ऑब्जेक्टिव में, ट्रू नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि कौमी मफाद। तो ये एक एडिटोरियल था जिसमें बेसिकली इन्होंने कहा था कि जो हमारा आर्मी का इंस्टीट्यूशन है तो इसको रिस्ट्रेंट के साथ इस बात को लेने चाहिए, इसकी फांसी की सज़ा हुई है कि भाई ये फैसला जो है वो किसी इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ नहीं है, एक इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ है। और तो इन्होंने कहा कि आर्मी को जो है ये अनवाइजली सपोर्ट कर रहे हैं मुशर्रफ को, कि ठीक है वो साबिक जनरल है लेकिन जो उसने फ़ैसले किए हैं तो यकीनन हम उसको इस फैसले को ये नहीं कह सकते कि फ़ैसला जो है वो किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं बल्कि एक इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट आया है। और उसमें ने कहा ठंडे दिमाग से एडिटोरियल में कहा गया है कि आर्मी को ये सोचना चाहिए कि ये फ़ैसला एक इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ आया है और बिला वजह जो है इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए मुशर्रफ को, हर चीज़ को उसके मेरिट्स पे लेना चाहिए। यह था एडिटोरियल आज का। बाकी इसके अलावा आप youtube.com/donnews एडिटोरियल्स पे मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा आप इसका PDF जो है वो हमारे ग्रुप की ओपिनियन से भी ले सकते हैं, जहाँ भी हाईलाइटेड वर्ड्स के मीनिंग्स देख सकते हैं WPS ऑफिस ऐप के ज़रिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।